बच्चों, आज के इस हिंदी के वीडियो में सभी का स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 8 की हिंदी की पुस्तक वसंत भाग 3 का पाठ 2 कांच की लाख की चूड़ियाँ, इस पाठ का हम लोग प्रश्नोत्तर करेंगे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने पुनरावृत्ति की थी और उसकी व्याख्या की गई थी, और आज हम लोग इसके प्रश्न अभ्यास में दिए गए प्रश्नों को करेंगे। तो शुरू करते हैं हम लोग लाख की चूड़ियाँ पाठ का प्रश्नोत्तर प्रश्न अभ्यास में दिए गए। और जैसा कि यहाँ पे सबसे पहला प्रश्न दिया गया है कि बचपन में लेखक मामा के गांव चाव से क्यों जाता था और बदलू को बदलू मामा न कहकर बदलू काका क्यों कहता था। तो शुरू करते हैं हम लोग पहला प्रश्न। बचपन में लेखक मामा के गांव चाव से क्यों जाता था और बदलू को बदलू मामा न कहकर बदलू काका क्यों कहता था। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे इसका उत्तर पाठ 2। यहाँ पर हम लोग शुरू करेंगे। लाख की चूड़ियाँ। और इसमें जो हम लोग पहला करेंगे, बचपन में लेखक अपने मामा के घर उत्तर में आ सकते हैं। उत्तर एक है पहला प्रश्न भी यहाँ पे करेंगे कि बचपन में लेखक अपने मामा के गाँव बचपन में लेखक अपने मामा चाव से इसमें आता था। चाव से इसलिए जाता था क्योंकि लेखक के मामा के गाँव में क्योंकि लेखक के मामा के गाँव में मामा के गाँव में लाख की चूड़ियाँ बनाने वाला लाख की चूड़ियाँ बनाने वाला कारीगर बदलू रहता था। कारीगर बदलू रहता था। उसका नाम था बदलू। गांव के बच्चे उसे बदलू काका कहते थे। बदलू रहता था। लेखक को बदलू काका से अत्यधिक लगाव था। लेखक को बदलू काका से लेखक को बदलू काका से अत्यधिक लगाव था। अत्यधिक
लगाव था। वह लेखक को ढेर सारी लाख की रंग बिरंगी गोलियां देता था। इसलिए लेखक अपने मामा के यहाँ अपने मामा के गांव चाव से जाता था। गांव के सभी लोग बदलू को बदलू काका कहकर बुलाते थे। बदलू को सभी बच्चे बदलू काका कहकर बुलाते थे। इसलिए लेखक भी बदलू को बदलू मामा न कहकर बदलू को बदलू मामा न कहकर लेखक को बदलू मामा न कहकर बदलू काका बुलाता था। बदलू काका बुलाता था। तो इस तरह से बचपन में लेखक मामा के गांव चाव से इसीलिए जाता था। तो यहाँ पर ये पहला प्रश्न हम लोग लिखे हैं। तो इसे अब जो कि हम लोग दूसरा प्रश्न लिखेंगे। अब हम लोग यहाँ पर दूसरा प्रश्न करेंगे और दूसरे प्रश्न में हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि वस्तु विनिमय क्या है और विनिमय की प्रचलित पद्धति क्या है। तो वस्तु विनिमय के बारे में हम लोग यहाँ पर लिखेंगे। प्रश्न 2,
वस्तु विनिमय वस्तु विनिमय में एक वस्तु को वस्तु विनिमय में एक वस्तु को दूसरी वस्तु देकर लिया जाता है। एक वस्तु को दूसरी वस्तु देकर लिया जाता है। वस्तु को दूसरी वस्तु एक वस्तु को दूसरी वस्तु देकर लिया जाता है। वस्तु के लिए पैसे नहीं लिए जाते। वस्तु के लिए पैसे नहीं लिए जाते। वस्तु के लिए पैसे नहीं लिए जाते, बल्कि वस्तु के बदले वस्तु ली जाती थी। बल्कि वस्तु के लिए वस्तु के बदले वस्तु ली जाती थी। वस्तु ली जाती थी। बल्कि वस्तु के बदले वस्तु ली जाती थी। किंतु मुद्रा के चलन के कारण मुद्रा के चलन के कारण वर्तमान परिवेश में वस्तु का लेन देन मुद्रा के द्वारा होता है। मुद्रा के द्वारा होता है। विनिमय की प्रचलित पद्धति विनिमय की प्रचलित पद्धति पैसा है।
तो आजकल जो है पैसों से ही खरीदे जाते हैं। तो विनिमय की प्रचलित पद्धति आजकल पैसा है। तो अब हम लोग यहाँ पर तीसरा प्रश्न करेंगे कि मशीनी युग ने कितने हाथ काट दिए हैं। इस पंक्ति में लेखक ने किस व्यथा की ओर संकेत किया है। तो यहाँ पर हम लोग को इस प्रश्न को करेंगे जिसमें कि मशीनी युग ने कितने हाथ काट दिए हैं, अर्थात मशीनों के आगमन के कारण बहुत से लोग बेरोजगार हो गए हैं। तो यहाँ पर हम लोग तीसरा प्रश्न करेंगे। ये सभी इसे लिखेंगे। और तीसरे प्रश्न में हम लोग यहाँ पर इस पंक्ति में लेखक ने कारीगरों की व्यथा की ओर कारीगरों की व्यथा की ओर संकेत किया है। कि मशीनों के आगमन के साथ कारीगरों के हाथ से काम धंधा छिन गया। कारीगरों के हाथ से काम धंधा छिन गया। मानो उनके हाथ ही कट गए हों। मानो उनके हाथ ही कट गए हों। उन कारीगरों का रोजगार इन पैतृक काम धंधों से ही इन पैतृक काम धंधों से ही चलता था। इसके अलावा दोनों ने कभी कुछ नहीं सीखा था। उसके अलावा
कभी इसके अलावा कभी कुछ नहीं सीखा था। वे पीढ़ी दर पीढ़ी अपनी इस कला को बढ़ाते चले आ रहे हैं। और साथ ही रोजी रोटी चला रहे हैं। इसके आगे हम लोग ऊपर लिखेंगे परंतु मशीन ने जहाँ ये इसके बाद रोजी रोटी चला रहे हैं यहाँ ऊपर से लिखना है और फिर हम लोग यहाँ पे इसका उत्तर पूरा करेंगे। परंतु मशीन ने जहाँ उनकी रोजी रोटी पर लेकिन मशीन ने जहाँ उनकी रोजी रोटी पर वार किया है, वही मशीनों ने लोगों को बेरोजगार बना दिया है। वही मशीनों ने लोगों को बेरोजगार बना दिया है। बेरोजगार बना दिया है। तो इस तरह से यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि किस तरह से मशीनों ने लोगों को बेरोजगार बनाया है। और अब यहाँ पर हम लोग शुरू करेंगे
क्वेश्चन नंबर 4, प्रश्न 4। इसको सभी लोग पूरा करेंगे। और अब हम लोग उत्तर 4 करेंगे। और प्रश्न 4 में यहाँ पे कहा गया है कि बदलू के मन में ऐसी कौन सी व्यथा थी जो लेखक से छिपी न रह सकी। तो यहाँ पर बदलू लाख की चूड़ियाँ बेचा करता था। उत्तर 4, यहाँ पर बदलू लाख की चूड़ियाँ बेचा करता था। परंतु जैसे जैसे कांच की चूड़ियों का प्रचलन बढ़ता गया, जैसे जैसे कांच की चूड़ियों का प्रचलन बढ़ता गया, कांच की चूड़ियों का प्रचलन बढ़ता गया, उसका व्यवसाय ठप पड़ने लगा। उसका व्यवसाय ठप पड़ने लगा। उसका व्यवसाय ठप पड़ने लगा। जैसे जैसे कांच की चूड़ियों का प्रचलन बढ़ता गया, उसका व्यवसाय ठप पड़ने लगा। अपने व्यवसाय की दुर्दशा बदलू को अपने व्यवसाय की दुर्दशा बदलू को मन ही मन कचोटती थी। मन ही मन कचोटती थी। बदलू के मन में इस बात की व्यथा थी बदलू के मन में इस बात की व्यथा थी कि मशीनी युग के प्रभाव से प्रभाव स्वरूप
उस जैसे अनेक कारीगरों को बेरोजगारी और उपेक्षा का शिकार होना पड़ा। उपेक्षा का शिकार होना पड़ा। अब लोग कारीगरों को केंद्र न करके दिखावटी चमक पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। यह व्यथा लेखक से छिपी न रह सकी। तो इस प्रकार यहाँ पर हम लोगों ने इन 4 प्रश्नों को पूरा किया और इसी के साथ आज का ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।